नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए चैनल में, इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक नया मुकदमा। जी हां जनाब, ये मुकदमा शायद आपको चौंका दे। मुकदमा की विषय वस्तु पढ़ाऊं उसके पहले मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट से अपनी भावनाएं, अपने विचार मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए। जिन साथियों ने कमेंट किया है उनको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है, आभार है। लेकिन जो साथी सिर्फ वीडियो देखकर वहीं पर चुप हो जाते हैं, उनसे यह निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन भी करें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आप तक सही सूचनाएं सही समय पर पहुंच सके और कानून के द्वारा मैं आपको एम्पावर कर सकूं। तो जी हां जनाब, आज का जो यह चौंकाने वाला मुकदमा है, वाह, एक बार फिर से बिहार के उसी आरक्षण के मुद्दे जहां सरकार ने 75% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है, कानून बनाया है, उसी के बारे में है। मैंने आपसे वादा किया था कि इस विषय की पड़ताल हम लगातार करेंगे, गहन छानबीन करेंगे, इसकी बारीकियों में जाएंगे, कानूनी बारीकियों में, राजनीतिक बारीकियां आपका काम है, आप जनता का और राजनेताओं का काम है। ये चैनल कानून से संबंधित है, तो हम आरक्षण के इस कानूनी सवाल को यहाँ लगातार उठाएंगे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः मैं कुछ चौंकाने वाले तथ्यों और रहस्यों का यहाँ पे आज उद्घाटन करने वाला हूँ। जी हाँ जनाब, आपने एडवोकेट केम विजयन का नाम सुना है क्या? नहीं सुना होगा। आपने एडवोकेट केम विजयन के केस में उनके ऊपर जो हमला हुआ, दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर उस केस की जांच का, उस केस के गुनाहगारों का क्या हुआ जानते हैं क्या? क्या आप जानते हैं कि इस देश में अपराधी कैसे छूट जाता है? अब आप कहेंगे आरक्षण और कहां केम विजयन। वकील साहब, मामला क्या है? मामला है यही आरक्षण से संबंधित मामला है जिसमें केम विजयन सीनियर एडवोकेट तमिलनाडु से आते हैं, उनका नाम जुड़ता है। अब कहेंगे ये कोई पुरानी इतिहास की बातें, इसका आज के तात्पर्य से क्या लेना देना और बिहार के सवाल से क्या लेना देना? ये भी सही सवाल है, इसका भी जवाब दूंगा। सीधा सीधा केम विजयन केस का कनेक्शन जो पटना में लंबित मुकदमा है, PIL है, जिसको गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठा ने फाइल किया है और बिहार सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। उनके जान माल की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा है एडवोकेट केम विजयन का मामला। क्या आने वाले दिनों में ये जो दो अपील करता हैं, जो PIL फाइल करने वाले गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठा हैं, उनका भी वही हाल किया जाएगा या वही हाल होगा जो एडवोकेट केम विजयन का आरक्षण के सवाल पर, आरक्षण के तमिलनाडु सरकार के इस फैसले को चुनौती देने के बदले में किया गया था या हुआ था? अब आपने देखा ये कनेक्शन क्या है। जी हां, यह कनेक्शन ये है कि सरकार के, तमिलनाडु सरकार का फैसला जिसमें रिजर्वेशन पहली बार देश में 50% से बढ़ाकर 69% किया गया, प्रेसिडेंट एक्सेंट के साथ 9वीं अधिसूची में शामिल करके उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले एडवोकेट केम विजयन की आवाज को सदा सदा के लिए दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर बंद कर दिया गया था।
तो क्या ऐसी ही कोई हिमाकत, क्या कोई ऐसी ही जरूरत आरक्षण के सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाले बिहार के दो नौजवान गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठा के खिलाफ भी हो सकती है? यह सरकार को तय करना है, इंटेलिजेंस एजेंसी को तय करना है। आपको राजीव गोस्वामी का नाम याद है, आपको वह मंडल आंदोलन याद है जब इस देश में 200 से ज़्यादा छात्रों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था इस आरक्षण के मुद्दे पर। 62 छात्रों की मृत्यु हो गई और राजीव गोस्वामी जिन्होंने एम्स चौराहे पे आत्मदाह किया था उनकी भी मृत्यु हुई, बलिदान हुआ, आप जो कहना चाहें। और उस आंदोलन के भेंट चढ़े थे सुरेंद्र सिंह चौहान जी भी। आज पता नहीं कितने लोगों को इन लोगों का नाम याद है या नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं यह मुकदमा केम विजयन तक सीमित रखूंगा। आपकी डिमांड हुई तो आरक्षण के सवाल पर जो आंदोलन हुए, उस आंदोलनकारियों का जो कृत्य हुआ, जो हाल हुआ, जो आज उनका क्या हाल है, उनके मम्मी पापा का क्या हाल है, अंततः उनके विरोध का क्या परिणाम हुआ, इन सारी विषयों पे अगले एपिसोड में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल केम विजयन साहब, जी हाँ जनाब, ये केम विजयन तमिलनाडु के एक वकील हैं। उस समय वकील थे, अब ये सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हैं। तो जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने सभी दलों की सहमति से रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ, इंदिरा साहनी जजमेंट जो ये कहता है कि रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं हो सकता है, को दत्ता बताते हुए प्रेसिडेंट की एक्सेंट को प्राप्त कर लिया और 9वीं अधिसूचना में इस फैसले को लागू करा लिया, जो कि कोर्ट के प्रीव्यू से बाहर था, और तमिलनाडु में 69% का रिजर्वेशन लागू हो गया। इस फैसले से आहत केम विजयन जो एक वकील थे, सरकार के इस अधिसूचना को, प्रेसिडेंट एक्सेंट को, ये था साल नवंबर, अगर मुझे ठीक से याद है तो ये साल था नवंबर 1994 का ये वाक़या है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जनाब ये बिल्कुल सही है, नवंबर 1994 में सरकार ने इस पे प्रेसिडेंट की मुहर लगवाई और यह फैसला कानून बन गया तमिलनाडु में, और रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब दोनों में 69% लागू हो गया तमिलनाडु में। अकेला प्रदेश है तमिलनाडु, बार बार बता रहा हूँ, जहाँ रिजर्वेशन की सीमा 50% से ऊपर है। उसी फॉर्मूले पे बिहार सरकार काम कर रही है। तो केम विजयन साहब ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की सरकार के प्रेसिडेंट के इस फैसले के खिलाफ। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई के लिए दिल्ली आने वाले थे तमिलनाडु से चलकर, कि दिन दहाड़े उनके घर में तमिलनाडु में कुछ लोगों ने धावा बोला, हमला बोला, आर्म्ड गैंग था, और उन्होंने विजयन साहब की बहुत बुरी तरह से, उन पर जानलेवा हमला हुआ, बहुत बुरी तरह से पिटाई की, और जीभ और मुंह तो इतना क्षतिग्रस्त कर दिया कि वो सदा सदा के लिए बोलने के काबिल नहीं रहे। लंबे समय तक वो बयान भी देने की स्थिति में नहीं थे। किसी तरह से विजयन साहब ने जान बचाई और दिल्ली आने का तो फिर सवाल था ही नहीं। फिर यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो नहीं पाया। तो यह तो घटना है। आप बार बार कहते हैं कि वकील जो न्याय व्यवस्था के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक हैं, दल हैं, जब वो अपने लिए न्याय नहीं मांग सकते तो आपके लिए भला न्याय कहाँ से दिला पाएंगे। आप दोष देते हैं कि हम क्लाइंट हैं इसलिए हमें वक्त लग रहा है, तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन अगर इस मुकदमे को आप ध्यान से सुन रहे हैं और सुनेंगे तो आपकी आंख खुल जाएगी कि कम से कम एक मामले में तो कानून सबके बराबर है, चाहे वो वकील हो चाहे वो जनता हो।
तो विजयन साहब जो एक खुद वकील थे, उनके ऊपर घर में दिन दहाड़े लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमला होता है, उनको घायल कर दिया जाता है, जानलेवा हमला होता है। स्वाभाविक है, थोड़ी वकील एकता जिंदा है हमारे देश में, तो तमिलनाडु बंद हो जाता है, वकीलों की लंबी हड़ताल चलती है और सरकार दबाव में आ जाती है, जयललिता की सरकार, और वह स्टेट सीआईडी इंक्वायरी 10 दिन के बाद, हमले के 10 दिन के बाद स्टेट सीआईडी इंक्वायरी ऑर्डर करती है। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप करता है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का मामला था और यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लगाई थी और उसी के सुनवाई के लिए आ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह पूरा के पूरा मामला, ताकि निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई हो सके, जांच हो सके, सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई इस मामले को टेक ओवर करती है और सीबीआई के टेक ओवर करते ही 4 लोग स्थानीय कोर्ट में प्रकट होते हैं, उपस्थित होते हैं, हाजिर होते हैं और यह कहते हैं कि विजयन साहब को खुलेआम हमने मारा। अब इसमें एक थियरी आती है, या जो आई वो यह थी कि ये किसी तरह से मामले का रफा दफा हो जाए और इसके पीछे जो वो हमला कराने के पीछे जो अन्ना डीएमके के बड़े नेता थे, जो बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने ये हमला कराया था, उनकी जान को बचाया जा सके। तो इसलिए 4 लोगों को मुर्गा बनाया जाता है, बलिदान का बकरा बनाया जाता है और उन्हें कोर्ट में हाजिर कर दिया जाता है, जो अपराध करना पहले ही दिन स्वीकार कर लेते हैं। खैर, सीबीआई के पास ये केस था। सीबीआई से कहा जाता है कि उनके बयान के सत्यता की जांच करो और सीबीआई अपनी रिपोर्ट में इन 4 को क्लीन चिट दे देती है और कहती है ये एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, जहां लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन, लोकल राजनेता, लोकल सरकार असली अपराधियों को छुपाने और बचाने का प्रयास कर रही। उसके बाद सीबीआई गहन छानबीन करती है और यह घटना, जैसा कि मैंने आपको बताया, 94 की है और सीबीआई को 18 साल लगते हैं। जी हाँ जनाब, सेंट्रल प्रीमियर एजेंसी को इस मुकदमे में जांच करके अपनी चार्जशीट फाइल करने में। तो आपकी यह शिकायत तो दूर ही हो गई होगी कि वकील आपके साथ अन्याय करता है। खैर, सीबीआई अपनी चार्जशीट फाइल करती है और उसमें वो 14 लोगों को नामजद करती है, जिसमें अन्ना डीएमके के 2 बड़े नेता एसटी सोमसुंदरम और अधीर राजा राम को भी नामजद करती है। मुकदमा कोर्ट में आता है। सबूतों के अभाव में कोर्ट सभी के सभी 14 लोगों को सभी आरोपों से बेदाग बरी कर देते। सीबीआई अपील करती है जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय के इस फैसले को हाई कोर्ट में। तब तक 2 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, एसडी सोमसुंदरम और एक और आरोपी। 12 आरोपी बचते हैं, लेकिन तमिलनाडु हाई कोर्ट इन 12 के 12 मुजरिमों को सभी धाराओं में, सभी अपराधों में बाइज्जत बरी कर देती है। जस्टिस टी सेल्वम का यह फैसला है, जो अपने जजमेंट में यह लिखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन, देखिए कैसे जांच करती है देश की प्रीमियर एजेंसी। पॉलिटिक्स था, कमीशन था, ओमिशन था, उसको पढ़ना समझना आपका काम है, लेकिन जो फैसले में लिखा गया वह यह लिखा गया जस्टिस सेल्वम के द्वारा कि जो आईओ है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो तमिल नहीं जानता और जो गवाह के बयान है जिसका उसने ट्रांसलेट किया, उसकी मूल प्रति, उसकी ओरिजिनल कॉपी डिस्ट्रॉय कर दी गई। अब सीआरपीसी के एक्ट का यह वायलेशन है, इसलिए गवाहों के बयान को एविडेंस एक्ट के तहत माना नहीं जा सकता और दूसरे साक्ष्य जुटाने में सीबीआई असफल है। अतः
इस कोर्ट को, इन तमाम 12 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया जाता है। जस्टिस सेल्वम ने यह भी लिखा अपने फैसले में कि जो प्रक्रिया सीबीआई के द्वारा आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए अपनाई गई है वह भी प्रॉपर नहीं थी, वह भी सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुई है। इसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर थे, जो सीबीआई के वकील थे, उन्होंने जज साहब से यह अनुरोध किया कि इस मामले में सज़ा देने के लिए एडवोकेट बिजेन का बयान ही काफ़ी है। लेकिन अदालत ने गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, सीबीआई प्रोसिक्यूटर के इस बयान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन कुड नॉट बी डिसाइडेड सोली ऑन द एविडेंस ऑफ द विक्टिम। प्रोसिक्यूशन का यह केस मात्र विक्टिम के बयान के आधार पर डिसाइड नहीं किया जा सकता। अभियुक्तों की पैरवी करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता ने 2 अहम सवाल उठाए कि इस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंस में जिस तरह का वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा किया गया है वह कानूनी विवेचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म देता है। कानून की यह बहस पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी रहेगी, लेकिन वो 12 अभियुक्त छोड़ दिए गए। रिजर्वेशन के खिलाफ जो आवाज उठी थी उसको हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। एक और बड़ा सवाल है, हाई कोर्ट के इस फैसले को, इस इक्विटल को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती है। फैसला आपके हाथ। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइए कि इस बारे में आपको और क्या जानना है। चैनल से जुड़िए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए और कुछ न कीजिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।